नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका श्रीधाम इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आज से हम लोग जो टॉपिक बाय टॉपिक हमारे अंग्रेजी की ग्रामर है उसको पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पेपर में आने वाले टॉपिक हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम होगा वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ड्स यानी शब्द क्या होते हैं, फ्रेजेस यानी वाक्यांश क्या होते हैं और सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे तो सामान्य तौर पे सभी जानते हैं, लेकिन वैसा आना चाहिए जैसे हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अभी जो 2 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जितने लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो उनको देख सकते हैं। उसके बाद ही फिर आप यहाँ पे आएँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि मैं कई बार रेफरेंस लूँगा पिछली वीडियोज़ का, तो उससे आपको कोई असुविधा ना हो। यहाँ पे ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो नए लोग हैं यूट्यूब पर, जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, जो ऑफलाइन मुझसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ी सी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। टॉपिक व्हाट फॉर टुडे, यानी कि आज हमें क्या पढ़ना है, उसमें सबसे पहले आपको मालूम है वर्ड्स पढ़ेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे और सेंटेंसेस पढ़ेंगे। हम उल्टे क्रम में लेके चलेंगे, सबसे पहले सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर उसके बाद फ्रेजेस को और फिर लास्ट में वर्ड्स को। आपके दिमाग में बहुत कुछ तो इमेज बन गई होगी कि इस क्रम में लिखा है वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, तो जाहिर सी बात है वर्ड्स यानी शब्द होता है, तो शब्द से बड़ा फ्रेज होता होगा, फ्रेज से बड़ा सेंटेंस होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। हम उल्टे क्रम से चलते, सबसे पहले देखते सेंटेंसेस को। लुक एट दीज पैराग्राफ्स, यानी नीचे मैं आपको 2 पैराग्राफ दे रहा हूँ, आपको उनको देखना है। पहला पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ कह लो इसको, चाहे सेंटेंस कह लो, वैसे 2 सेंटेंसेस में लिखे हैं, एक पैराग्राफ है। इसको आप पढ़ोगे तो आप पाओगे लिखा है इसमें, हाय आई एम प्रशांत, और प्रशांत की जगह कुछ भी नाम हो सकता है, आप अपना नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर G2SG4 एंड MP पटवारी एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द ESB। ESB आपको पता है, ये जो मंडल है जो हमारी परीक्षा ले रहा है, मतलब ESB एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल। तो वो जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है ना, जिसका पहले नाम था PEB, वो अब ESB के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए ये ESB लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पहला पैराग्राफ था, इसको आपको देखना है। क्या करना है, ऊपर लिखा है लुक यानी कि देखना, तो आपको केवल देखना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा पैराग्राफ ये थोड़ा सा बड़ा है। देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स इन द सिलेबस, सिलेबस में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। एंड इन दिस लेक्चर सीरीज़, इस लेक्चर सीरीज़ में ऑफ श्रीधाम इंग्लिश, जो श्रीधाम इंग्लिश द्वारा कंडक्ट कराई जा रही, कुल मिला के ये यूट्यूब चैनल पे आपको जो सीरीज़ मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश सेक्शन, जो इंग्लिश का सेक्शन है ना पेपर का, टोटल 8 सेक्शन में पेपर है, उसमें से जो इंग्लिश वाला खंड है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी तैयारियाँ कर रहे हैं। ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का हर एक सेक्शन विल कंटेन, उसमें शामिल रहेंगे 25 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप के 25 क्वेश्चन उसमें शामिल रहेंगे। ऑल कैंडिडेट्स, सभी जो उम्मीदवार हैं, विल बी गिवन 3 आवर्स, 3 घंटे टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को कितने घंटे, टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। तो ये मैंने ऐसे ही रैंडम पैराग्राफ लिख दिया, मैंने कहा इधर उधर का लिखने से अच्छा है जो करंट में बातें चल रही हैं उसी पे आधारित कुछ लिखते हैं। तो ये 2 पैराग्राफ मैंने लिखे हैं, आपको इनको देखना है। आप कहोगे देख तो रहे हैं, आप करें क्या इनका, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहो। अब देखते देखते आपके सामने ये हो गया है कि ऊपर जो लिखा था हाय आई एम प्रशांत, वो नीले से आ रहा है और इधर ये लाल से आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सैफरन कलर है, केसरिया कलर टाइप का, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, जो मैंने इस तरीके से डिफरेंट कलर में शो किए हैं आपके सामने। आप कहोगे क्या बाकी के नहीं हैं, बाकी के भी सेंटेंस है, लेकिन यदि मैं सबको एक ही कलर में कर देता, तो जैसे मान लो यहाँ मैं पूरा आपको ये नीला नीला कर देता, तो फिर मैं कैसे बताता कि इधर फुल स्टॉप लगा है और ये सेंटेंस है। तो ये सब के सब सेंटेंस हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। कहाँ से कहाँ तक सेंटेंस हैं, तो एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस माना जाता है, ठीक है।
तो जहाँ से कुछ भी शुरू होता है, जहाँ फुल स्टॉप लगा है उसके पहले समझ लो एक सेंटेंस है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस होते हैं, दिखाने के लिए बस है। और मैं आपको वैसे क्रम से परिभाषा बताऊं, उससे अच्छा है कि जो प्रैक्टिकली है लिखा रहता है, कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है पैराग्राफ्स, उनमें से सेंटेंस हम पहचानें। और बहुत लोग, अधिकांश आप लोग सेंटेंसेस को पहचानते भी होंगे, लेकिन ऐसे पहचानने से थोड़ा और डीप में हम लोग जाने वाले हैं। तो इधर फिलहाल आपने देख लिया कि बाकी ये पूरा जो भी आप देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगा है सब सेंटेंस हैं। उनमें से 2 सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, समझ गए? मतलब ये सब के सब सेंटेंस हैं, इनसे मिलकर पैराग्राफ बना है, पैराग्राफ में सेंटेंस होते हैं, और इतने सारे सेंटेंसेस मैंने 2 को हाईलाइट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ को आपने देख लिया है, अब आगे चलते हैं। और हेडिंग कह रही है हमारी व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, चलो देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसमें, और डेफिनेशन कह रही है हमारी अ ग्रुप ऑफ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स दैट हैज़ अ क्लियर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका हिंदी कर देता हूँ मैं। अच्छा एक मिनट, आप लोग मुझे बता देना कि ये जो परिभाषाएं वगैरह ये सब मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, क्या मैं इनको हिंदी में लिखूँ आपके लिए? देखो हिंदी में मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी आप इसी लिखे हुए से सीख जाओगे, वो भी अच्छा है, क्योंकि कम समय है और कम समय में ही हमको सब कुछ करना है। अब वैसा पूरा समय तो है नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ 3-4 महीने पूरा कोर्स चले और फिर मैं पूरा आपको बताऊं। हमें जल्दी सीखना है, और ऐसा सीखना है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। बहुत अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। यदि आप हैं पहले से अच्छी बात है, लेकिन अभी मेन टारगेट हमारा क्वेश्चन पेपर है। इसीलिए मैंने सीरीज़ का नाम दिया है कि ये जो इंग्लिश वाली सीरीज़ है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। कायदे से यदि मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश कोई भी हो, आई माने मैं होता है, और वो 10वीं में भी आई मीन्स मैं होता है, 12वीं में भी आई मीन्स मैं होता है, स्कूलिंग वाली जो इंग्लिश है उसमें भी आई मीन्स मैं होता है, कंपटीशन वाली इंग्लिश में भी आई मीन्स मैं। एप्पल मीन्स सेब होता है, तो वो भारत में भी होता है, वो अमेरिका में भी होता है, वो इंग्लैंड में भी होता है। समझ पा रहे हो? तो अंग्रेजी ऐसे अलग अलग नहीं होती। तो फिर अलग क्या है? अलग है क्वेश्चन पेपर, अलग है क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप 10वीं में देखते थे वो क्वेश्चन आप 12वीं में नहीं देखते हो, उससे थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। जो क्वेश्चन आप स्कूल में देखते थे 10वीं 12वीं में, वो आप कंपटीशन एग्जाम में नहीं देखोगे, क्योंकि ये भी थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी बिल्कुल बेसिक होते हैं, लेकिन बात वही है ना कि थोड़े से अलग होते हैं, इनका तरीका अलग होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा मेन टारगेट यहाँ पे है जल्दी से जल्दी सीखना, और ऐसा सीखना जिससे हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और जल्दी सीखना तो तभी होगा ना जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के टच में रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के टच में कब रहेंगे? जब हमारी सारी परिभाषाएं, सारे एग्जाम्पल्स, सब कुछ अंग्रेजी में होगा तो ज़्यादा टच में रहेंगे। अब सब कुछ मैं हिंदी में लिख दूँ तो क्या करोगे उसका? तो इस हिसाब से ये सोच के मैंने सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। जहाँ लेकिन बहुत ज़रूरत होगी तो मैं हिंदी भी लिखूँगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि कुछ हिंदी लिखा जाए तो आप बता दीजिए कमेंट करके नीचे, तो फिर सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे। तो अभी फ़िलहाल डेफिनेशन में, लेकिन जो भी अंग्रेजी में लिखूंगा उसका हिंदी ज़रूर आपको पूरा करके बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात, अ ग्रुप एक समूह, ऑफ किसका समूह? सिस्टमैटिकली अरेंज्ड वर्ड्स। सिस्टमैटिकली यानी व्यवस्थित रूप से, अरेंज्ड माने जमे हुए, और वर्ड्स यानी शब्द। व्यवस्थित रूप से जमे हुए शब्दों का एक समूह है। दैट हैज़ अ क्लियर एक्सप्रेशन, क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति। तो ऐसा समूह इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वो सेंटेंस कहलाएगा। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स वही लेंगे जो हमने पिछला पैराग्राफ लिया, उसी पे पूरा वीडियो चलने वाला है। आई एम प्रशांत लिखा है, तो ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। इसमें एक्सप्रेशन क्या है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में जानकारी दे रहा है, अपना नाम बता रहा है, वो हो गई एक्सप्रेशन, ठीक है। और सिस्टमैटिकली अरेंज वर्ड्स का क्या मतलब है? देखो 2 बातें हैं यहाँ पे, एक तो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड वर्ड्स और दूसरा क्लियर एक्सप्रेशन। तो पहली बात तो इसमें टोटल 3 शब्द हैं, और 3 शब्द सिस्टम से जमे, क्रम से जमे, यानी आप ऊट पटांग नहीं कर सकते इसको कि इसमें आप प्रशांत आई एम लिख सकते हो या फिर प्रशांत एम आई, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। आपको आई एम प्रशांत ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके उसका सही अर्थ होगा और वो सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर बात? अब एम आई प्रशांत हो सकता है, लेकिन वो दूसरे प्रकार का सेंटेंस होगा। सेंटेंस तो वो भी होगा, लेकिन उसका प्रकार दूसरा होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस बहुत सारे प्रकारों के होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी करेंगे।
तो एक सेंटेंस ये हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस इतना छोटा भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस लिखा है देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स इन द सिलेबस, सिलेबस में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश सेक्शन, और उसमें से हम इंग्लिश सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कहने का मतलब है कि सेंटेंस इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस हैं। इसमें एक बार में एक ही बात कही गई, इसमें एक बार में एक से अधिक बातें करी गई। ठीक है ना, एक से अधिक क्या बातें हैं कि टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और उसको जोड़ा हमने एंड से। ये एंड याद रखना, आगे अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो ये आप सेंटेंस के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ध्यान रखना, इधर 2 सेंटेंस थे, एक छोटा था एक बड़ा था। आगे बढ़ते हैं, लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार या वाक्यों के प्रकार। तो इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर, रचना के आधार पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दीज टाइप्स आर फॉलोइंग, ये जो प्रकार हैं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है, देखो मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ, तो मैं कह रहा हूँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं लिखूँगा। सरल वाक्य वो मतलब जैसे छोटा सा वाक्य, अभी आपने देखा था पहले जो ऊपर लिखा था वो वाक्य सिंपल सेंटेंस है। इसकी परिभाषा सामान्य ये है कि जिस वाक्य में एक बार में एक ही जानकारी दी जाए वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें 2 जानकारियों को आपस में जोड़ के बोला जाए वो संयुक्त वाक्य। और तीसरे प्रकार का वाक्य होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है यार मुझे, COMPL है ना, ऐसा लिखना था, COMPL, कुछ गलत है। आप लोग उसको ठीक समझेंगे, हो जाता है कई बार, बहुत सारी टाइपिंग करनी पड़ती है तो उसमें लिखना पड़ता है, हो जाता है। कॉम्प्लेक्स की स्पेलिंग COMPLEX, ठीक है ये। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है मिश्रित। और कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है अंग्रेजी में जटिल, है ना, मिश्रित नहीं होता, वो हिंदी का मिश्रित वाक्य जो होता है ना, उसलिए उसका अर्थ ये आया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जटिल। जटिल वाक्य वो होता है जिसमें पहली बात तो एक से ज़्यादा जानकारियाँ दी जाती हैं एक बार में। सिंपल सेंटेंस में एक बार में एक जानकारी, कंपाउंड सेंटेंस में एक बार में अधिक जानकारियाँ लेकिन सबको एक के बाद एक क्रम में जमाना। तीसरा प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें पहली बात तो एक से ज़्यादा जानकारियाँ तो होती हैं लेकिन वो एक के बाद एक क्रम में नहीं होती बल्कि एक दूसरे में मिक्स होती हैं, बिल्कुल, है ना, कि एक बात को बोलें और दूसरे को छोड़ दें तो वाक्य अधूरा लगेगा। इस तरीके से पूरा गुत्थम गुत्था जो वाक्य होता है ना, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में तो हम समझेंगे इनको। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि मैंने आपको कुछ बताया था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से। और ध्यान रखना एग्जाम में ज्यों के त्यों नाम से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ज्यों के त्यों नाम से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे तो मुझे पता है। इसके बाद हम सेंटेंस वाली जो चीज़ है ना, इसको यहीं पे विराम देते हैं। अब चलते हैं अपन फ्रेजेस पे। तो दूसरे नंबर पे आते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, वाक्य का अंश। लुक एट दीज सेंटेंसेस, पहले मैंने बोला था लुक एट दीज पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स को देखो तो आपने सेंटेंस को पाया उसमें। अब मैं कह रहा हूँ सेंटेंसेस को देखो, तो अब आप सेंटेंस को देखोगे तो फ्रेज को पाओगे। पहला सेंटेंस है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर G2SG4 एंड MP पटवारी एग्जाम कंडक्टेड बाय द ESB। दूसरा सेंटेंस है ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 25 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तीसरे नंबर पे ऑल कैंडिडेट्स विल बी गिवन 3 आवर्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ये 3 सेंटेंसेस कहाँ से उठाए मैंने? वही जो शुरू में अपन ने पहले से लिख के रखा है वहीं से। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, मैंने कहा है कि इनको आप देखो। आप कहोगे देख तो रहे हैं, क्या करें? कुछ नहीं करना है, बस देखते रहो। वही घिसा पिटा पुराना डायलॉग, बस देखते रहो। देखते देखते ये आप देख रहे हो कि कुछ कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि इधर आप देखो एकदम हाईलाइट किया है, उन्हीं को बदले नहीं है सेंटेंस, है ना, नहीं तो आप कहोगे कि बदल दिए। देखो पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। ये है पिछली स्लाइड, ये है नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने फॉर G2SG4 एंड MP पटवारी एग्ज़ाम इसको हाईलाइट किया है।
इसमें फिर दूसरे नंबर पे ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इसके बाद लिखा है ऑल कैंडिडेट्स, फिर लिखा है टू सॉल्व। ये 4 फ्रेजेस को मैंने हाईलाइट किया है। हैं तो बहुत सारे फ्रेज, सारे सेंटेंस में कोई ना कोई फ्रेज मिल जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ 4 को हाईलाइट किया है। वो आपको अच्छे से पता है, पूरे को हाईलाइट करता तो वो पूरा लाल हो जाता, पूरा नीला हो जाता, समझ ही में ना आता, है ना। तो इसलिए कुछ फ्रेज को छोड़ के कुछ को मैंने हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इन फ्रेजेस का हम अर्थ देखते। फॉर G2SG4 एंड MP पटवारी एग्जाम, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल अर्थ निकल रहा है। अर्थ निकल रहा है फॉर माने के लिए और G2SG4 एंड MP पटवारी एग्जाम। तो मैंने बोला अब सीधा इसको थोड़ा शॉर्ट में बोल लेते कि पटवारी एग्जाम के लिए अर्थ निकला इसका, पटवारी एग्जाम के लिए या फिर ग्रुप 2 एग्जाम के लिए अर्थ निकला। फॉर मीन्स होता के लिए, है ना। आप कहोगे ये के लिए कहाँ से आ रहा है? तो फॉर मीन्स के लिए, ये एक प्री पोजिशन है, बताऊंगा आपको बाद में डिटेल से। उसके बाद दूसरे फ्रेज को पढ़ो आप, इसमें लिखा है ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अर्थ निकलता है ईच माने होता प्रत्येक, है ना, प्रत्येक। तो प्रत्येक सेक्शन यानी कि प्रत्येक खंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का, ऑफ माने का, क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक खंड, इसमें भी कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल अर्थ निकल रहा है। क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक खंड या पेपर का प्रत्येक खंड, तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन आप ये बताओ, ये जो अर्थ निकल रहा है क्या इससे पूरी बात हो पा रही? पूरी बात तो बिल्कुल नहीं हो पा रही, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति से बोलोगे, कहोगे भाई साहब सुनिए जरा, भाई साहब कहेंगे हाँ बोलिए जरा। भाई साहब ने बोला हाँ बोलो, और आप क्या कह रहे हो? क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक खंड। भाई साहब कहेंगे कुछ आगे पीछे भी बोल दो तो समझ आ जाए पूरा। तो जब हम आगे पीछे ना बोलें, फिर भी बात ऐसी बोलें जिसमें कुछ तो समझ में आए लेकिन पूरा समझ में ना आए, कुछ तो समझ में आए लेकिन पूरा समझ में ना आए, शब्दों के ऐसे समूह को हम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। मतलब वो वाक्य नहीं होता, वाक्य का अंश होता है, इसलिए वो वाक्यांश होता है, इसलिए वो फ्रेज होता है। तीसरे में देख लो, ऑल कैंडिडेट्स, सभी उम्मीदवार। कुछ तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ये एक शब्द नहीं है। शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द तो एक होता है ना, यहाँ से ऑल एक शब्द है, कैंडिडेट्स एक शब्द है। अब तो ये 2 शब्द हैं, अब इसको आप शब्द तो कह नहीं सकते हो कि ये एक अकेला शब्द है। इसलिए फ्रेज क्या होता है? एक शब्द हो सकता है, एक शब्द हो, लेकिन जब एक से अधिक हो शब्द उसमें तो भी वो फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम उसको शब्द नहीं कह सकते कि ये एक शब्द है, उसको हम फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। क्यों? क्योंकि शब्द में केवल एक शब्द होता है और फ्रेज में एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन 2 शब्दों को हम शब्द ना कह के फ्रेज कहेंगे। अब दूसरी बात यह है कि फ्रेज को पूरा सेंटेंस भी नहीं कह सकते। कहने का मतलब अगर इस तरफ वर्ड है और इस तरफ सेंटेंस है तो फ्रेज आता है बीच में। फ्रेज शब्द अकेला भी नहीं है और फ्रेज पूरा सेंटेंस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेज में एक शब्द से ज़्यादा जानकारी तो मिल रही, लेकिन उतनी जानकारी नहीं मिल रही जितनी एक सेंटेंस में मिलती है। तो समझ गए आप, शब्द जो फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस के और वर्ड के यानी कि शब्द के और वाक्य के बीच की कड़ी होता है। तो ऑल कैंडिडेट्स एक फ्रेज हो गया। इधर लिखा टू सॉल्व यानी कि हल करने के लिए, हल करने के लिए, टू माने के लिए, इधर वो अर्थ निकलेगा। फॉर माने भी के लिए, टू माने भी के लिए। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जब बता देंगे, दोनों प्रीपोजिशन है, फॉर भी प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है। तो अब आप ये बताओ क्या आपको फ्रेज समझ में आया? यदि आ गया है तो फिर आप डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट इज़ अ फ्रेज। फ्रेज यानी वाक्यांश क्या होता है। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिखी हैं इसमें। देखो, फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब फ्रेज क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। मतलब यदि ये पूरा सेंटेंस है तो फ्रेज इधर कहीं हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है। फ्रेज इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, वो सेंटेंस का पार्ट होता है। पार्ट माने अंश, उसी से तो बना है वाक्य का अंश, वाक्यांश। इट इज़ अ वर्ड, यह एक शब्द होता है, और या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर शब्दों का एक समूह होता है। एक शब्द भी फ्रेज हो सकता है, शब्दों का समूह भी फ्रेज हो सकता है। इट हैज़ एन एक्सप्रेशन, इसके पास एक एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति।
आप कहोगे ये अभिव्यक्ति भी नहीं समझ आ रहा, एक्सप्रेशन भी नहीं समझ आ रहा। क्यों? एक्सप्रेशन इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में लिखा है, और अभिव्यक्ति इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई। तो आप ये समझो, अभिव्यक्ति वो चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में विचार चलता है, वो विचार हम शब्दों के माध्यम से कहते हैं। तो शब्दों को देखने से जो दिखता है वो हो गया वाक्य, और उन शब्दों को समझने से, जो हमें पढ़ने से जो समझ में आता है ना, वो हो गई अभिव्यक्ति। ठीक है, तो अगर शब्दों का समूह वाक्य का एक शरीर है, तो वाक्य के अंदर छुपी हुई बात, वाक्य के अंदर छुपा हुआ भाव उस वाक्य की आत्मा है। समझ गए? शरीर यानी जो दिख रहा है। देखो, कुल मिला के ये आपको इधर से इधर तक जो भी दिख रहा है, वो जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए केवल एक शरीर है, बस दिख रहा है कि कुछ कुछ लिखा है, समझ में आ ही नहीं रहा कि इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन वाक्य का जो अर्थ होता है ना, उसी अर्थ को कहते हैं एक्सप्रेशन। अब तो समझ आ गया होगा ना। हाँ, तो जो एक्सप्रेशन होता है, वाक्य में छुपा हुआ भाव एक्सप्रेशन कहलाता है, उसी को हिंदी की भाषा में अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी हम जो व्यक्त करते हैं वाक्य के माध्यम से, वो अभिव्यक्ति होती है। तो इट हैज़ एन एक्सप्रेशन, मतलब फ्रेज में एक एक्सप्रेशन तो होता है, यानी एक अभिव्यक्ति तो होता है। जैसे मैंने बोला कंडक्टेड बाय द ईएसबी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला या आयोजित किया जाने वाला, तो कुछ तो आपको समझ आया, बिल्कुल समझ में आया। यदि मैंने बोला ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का प्रत्येक खंड, तो आपको कुछ तो समझ में आया। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन तो है, बट लेकिन इट डज नॉट हैव, इसके पास नहीं है, क्या नहीं है? अ कंप्लीट सेंस, पूरा का पूरा सेंस नहीं है। सेंस माने भाव, है ना। लाइक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के जैसे, लाइक माने के जैसे, एक सेंटेंस के जैसे पूरा सेंस नहीं होता है फ्रेज में। मतलब सेंटेंस पूरी बात करता है, फ्रेज आधी अधूरी बात करता है। बात तो दोनों करते हैं, है ना। सेंटेंस पूरी बात करता है, फ्रेज आधी अधूरी बात करता है। क्लियर? हाँ, तो ये होता है हमारा फ्रेज। जनरली एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, लेकिन कभी कभी एक शब्द भी फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रेज की हो गई परिभाषा। अब देख लेते कुछ एग्जांपल्स। तो हमारे जो पिछले एग्जांपल्स में से हमने दो निकाले, कंडक्टेड बाय द ईएसबी, ये एक फ्रेज है। पूरी बात तो ये नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ तो बोला ही रहा है। ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक खंड। अरे संयोग से मैंने ये दो ही उदाहरण लिए थे अभी भी, और ये दो ही लिखे हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि फ्रेज क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है। आप हिंदी याद कर लो यार, हिंदी में पूरा समझ आ जाएगा। वाक्य और वाक्यांश, वाक्य यानी पूरा वाक्य यानी पूरी बात, और वाक्यांश यानी वाक्य का अंश यानी आधी अधूरी बात। इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस के प्रकार, ये कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, बहुत सारे प्रकार के फ्रेजेस होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नाउन फ्रेज। आप कहोगे ये नाउन क्या है? ये शब्द का एक प्रकार है। आगे मैं आपसे बात करूंगा, इसी वीडियो में बात करूंगा, चिंता नहीं करो। नाउन फ्रेज, ऐसा फ्रेज या शब्दों का ऐसा समूह जिसमें नाउन की प्रधानता हो। जैसे द पिक्चर ऑन द वॉल, तो इधर पिक्चर यानी चित्र जो है ना, इसकी प्रधानता है। चित्र, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, संज्ञा माने नाउन। वर्ब यानी क्रिया, तो ऐसा फ्रेज जिसमें क्रिया की प्रधानता हो, वर्ब की प्रधानता हो। जैसे आर प्रिपेयरिंग, दोनों वर्ब हैं, तो ये वर्ब फ्रेज हो जाएगा। उन्हीं में से उदाहरण ले रहे, कुछ बाहर से भी ले रहे। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया उदाहरण, जिसमें लिखा आउट ऑफ कंट्रोल। एक पेपर हल किया था ना हमने पिछला वाला, तो उसमें आउट ऑफ कंट्रोल करके एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये डी यहाँ पे साइलेंट रहता है, और जा को यानी जे को थोड़ा सा जोर दे के बोलना पड़ता है। एडजेक्टिव, है ना। तो वैसे ही जो हम एडजस्ट करना बोलते हैं ना, वो एडजस्ट करना नहीं होता है, एडजस्ट करना होता है। ऐसे ये एडजेक्टिव है, वो एडजस्ट करना है। तो डी साइलेंट रहता है यहाँ पे। तो एडजेक्टिव फ्रेज में जैसे लिखा है क्वाइट अट्रैक्टिव, यानी कि बिल्कुल आकर्षक या पर्याप्त आकर्षक, अच्छा खासा आकर्षक। तो इसमें आप देख रहे हो ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। इधर एडजेक्टिव है, इधर है एडवर्ब। तो एडवर्ब वाला भी फ्रेज होता है जिसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे लिखा है वेरी क्विकली, दोनों एडवर्ब हैं यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे आपको ये फ्रेज़ के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब भी मैं फ्रेज़ के बारे में पढ़ाऊँ आपको ध्यान रखना है कि इस नाम की भी कोई चीज़ें थी, है ना, जब भी मैं इस तरीके से बोलूँ। हालांकि फ्रेज़ हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में उतना डिटेल में आता नहीं है, फिर भी जिस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे ना ऑटोमेटिकली आपको फ्रेज़ भी समझ में आ ही जाएगा, है ना। हर लेक्चर में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हर लेक्चर में, तो धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि व्हाट इज़ अ फ्रेज़ और फ्रेज़ क्या होता है और उसके टाइप भी आप समझ जाओगे, है ना। क्योंकि फ्रेज से ही सेंटेंस बनेगा, तो हम चाह के भी फ्रेज़ को पढ़ना अलग नहीं कर सकते क्योंकि जब भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें कोई ना कोई फ्रेज़ होगा और वहीं पे मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से ये फ्रेज़ वाक्यांश होता है, बस इतना याद रखना। अब फ्रेज़ हो गया हमारा। अब पहले नंबर पे चलते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। ठीक है, फिर लुक एट दी सेंटेंसेस, फिर से देखो उन सेंटेंसेस को, देखो और देखते रहो। I am preparing for G2SG4 and MB Patwari exam conducted by the ESB. Each section of the question paper will contain 25 questions of objective type. और थर्ड सेंटेंस है हमारा, all candidates will be given 3 hours to solve the question paper. हिंदी अर्थ इनका आपको पता ही है। इनको देखो और अब इनको देखो, वही 3 सेंटेंस हैं, बिल्कुल वही 3। आप कहोगे जम नहीं रहा थोड़ा, एक बार फिर देख लो, इनको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिला लो, एक ही लिखा है, सेम लिखा है। और मान लो यार, क्यों उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, इसलिए मान लो क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ ना, अभी आप स्क्रीनशॉट लोगे तो मुझे गलत सिद्ध कर दोगे, तो मैं गलत क्यों बोलूँगा, इसलिए मैं सही बोल रहा हूँ। वही सेंटेंस है, बस मैंने क्या किया, बीच में एक एक लाइन डाल दी है तो वो थोड़ा बड़ा दिखने लगा है सेंटेंस। और लाइन कहाँ डाली है, हर एक शब्द के बीच में, हर एक शब्द के बाद, मतलब जैसे आई एक शब्द है, एम एक शब्द है, प्रिपेयरिंग एक शब्द है, फॉर एक शब्द है, G2SG4 एक शब्द है, एक्रोनिम है हालांकि लेकिन वो भी शब्द है। इसके बाद एंड एक शब्द है, MP एक शब्द है, ये भी एक्रोनिम है, पटवारी एक शब्द है। एक्रोनिम वो होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के हम एक छोटा सा शब्द बना लेते हैं, उसको एक्रोनिम कहते हैं। यहाँ पे एक्रोनिम जैसे G2SG4 है, MP है, इधर ESB है, ESB इसका पूरा नाम निकालेंगे तो कुल मिला के आप ये समझो जिसका फुल फॉर्म होता है ना वही एक्रोनिम होता है। जैसे MP का फुल फॉर्म होता है तो मध्य प्रदेश, G2SG4 समूह 2 उपसमूह 4 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो इस तरीके से जिन बड़े शब्दों को हम छोटा करते हैं ना तो वो छोटा वाला एक्रोनिम कहलाता है। आई एम सॉरी, अभी तो इसी स्लाइड पे काम करना है। तो ये सब मैंने जो अलग अलग आप देख रहे हो, ईच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन 25 पेपर बी गिवन, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब के सब हैं वर्ड्स, यानी कि शब्द। और ये आप जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर देखो टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में वर्ड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स। मेनली यानी मुख्य रूप से, तो शब्दों का जो मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया है वो 8 प्रकारों में किया गया है, 8 टाइप्स मुख्य रूप से बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे शब्द के, मैं जो जनरली पढ़ाता हूँ 11 पढ़ाता हूँ, ठीक है, और 11 ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। दीज टाइप्स आर ऑल्सो नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के इन्हीं प्रकारों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। आप बहुत लोगों ने नाम सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कौन कौन से होते हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव इत्यादि का नाम नाउन कहलाता है हिंदी में, संज्ञा। और अंग्रेजी में नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। मतलब नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस, जो भी आपने रटा हो, रटे हुए पे नहीं जाने वाला हूँ मैं, आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, भाव का हो, विचार का हो, पदार्थ का हो, जो भी नाम हो नाउन कहलाता है, बस नाम यानी नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ऐसा नाम जो सब पे चलता हो। जैसे हमने बोला वह बोला तो इसमें मोहन भी हो सकता है, इसमें सोहन भी हो सकता है, इसमें सीता भी हो सकती है, इसमें गीता भी हो सकती है। तो ऐसे शब्द प्रोनाउन कहलाएंगे। इसके बाद प्रीपोजिशन, हो सकता है कुछ लोगों को नया लग रहा हो, हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक या संबंध सूचक अव्यय। क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम मैंने थोड़ी सी परिभाषाएं आपको बता दी थी, जो क्वेश्चन पेपर का सेकंड वाला वीडियो है उसमें, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आप नाम याद कर लो कि प्रीपोजिशन नाम की कोई चीज़ है जो शब्द का एक प्रकार होता है, या प्रीपोजिशन नाम का कोई शब्द होता है, आप ऐसा समझ लेना। इसके बाद वर्ब यानी क्रिया, और ये आई होप अधिकांश लोग जानते होंगे, ठीक है, बस भूल गए होंगे, लंबे समय से पढ़ाई नहीं करी होगी अंग्रेजी की। तो वर्ब यानी क्रिया, और 2 प्रकार से पढ़ेंगे हम इसको, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का अर्थ होता है हिंदी में विशेषण,
है ना। विशेषण तो आप जानते होंगे। एडजेक्टिव को हम लोग 3 प्रकारों में पढ़ेंगे। एक प्रकार होता है खुद एडजेक्टिव, दूसरा होता है डिटर्मिनर्स या क्वांटिफायर्स, और तीसरा प्रकार पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल्स। ए एन दा जो है ना वो भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। देखो आप, एड और वर्ब, एड आ गया एडजेक्टिव का और वर्ब आ गया वर्ब का, ठीक है। तो एडवर्ब अर्थ निकलता क्रिया विशेषण। ऐसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, ऐसा विशेषण जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, और ऐसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब या क्रिया विशेषण। समझ गए। इसके बाद कंजंक्शन। मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो में भी कंजंक्शन, पहले ही क्वेश्चन में आया था कंजंक्शन, है ना, याद होगा यदि आपको। तो कंजंक्शन मैंने आपको बताया था कि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करने वाला शब्द। और ये 2 वाक्यों को अकेला नहीं जोड़ता, ये 2 शब्दों को भी जोड़ सकता है, 2 फ्रेजेज को भी जोड़ सकता है, ठीक है ना। तो 2 फ्रेजेज को या 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को आपस में जोड़ने वाला जो शब्द है वो फ्रेज कंजंक्शन कहलाता है। जैसे यदि मैं कहूँ राम एंड, एंड को ऐसा बना देते राम एंड श्याम, तो बीच में जो एंड लिखा ना, ये एंड शब्द हमारा कंजंक्शन कहलाएगा। CONJUNCTION, ठीक है, सही लिखी स्पेलिंग। इसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अर्थ होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय हिंदी में कहें तो वे शब्द होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते किसी भी स्थिति में, ठीक है। हिंदी की ग्रामर में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए उसमें डीप में नहीं जाना है। आप इंटरजेक्शन को ऐसा समझो, इंटरजेक्शन अर्थ होता है विस्मयादि बोधक अव्यय या आश्चर्य बोधक शब्द। तो ऐसे शब्द जिनको हम कभी कभार ऐसे बोलते हैं, मतलब जैसे कह दिया वेरी गुड, कभी बोल दिया आउच, कभी बोल दिया ओह, कभी बोल दिया ओ नो, सो सॉरी, ये जो शब्द है ना, जो हाय हेलो वगैरह हैं, ये भी इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल 8 प्रकार के शब्द हैं और हमें पूरे कोर्स में इन्हीं 8 को पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर से। वर्ब जो हम पढ़ते हैं ना, वर्ब के अंतर्गत पूरे टेंसेज को पढ़ा जाता है। जब भी हम वर्ब की स्टडी करते हैं तो पूरे टेंसेज आते हैं, एक्टिव वॉइस आता है, पैसिव वॉइस आता है, मॉडल्स भी आते हैं, जो कैन, कोड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सब कुछ आता है। बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत हैं। जब कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों के जो 2 प्रकार हैं ना, बड़े बड़े, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो कंजंक्शन के टाइम पे पढ़ते हैं। और उसी टाइम पढ़ते हैं हम एक और चीज़ जिसको कहते हैं CLAUSE, क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज, जिसको हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। आप कहोगे इधर क्यों नहीं बताया? वर्ड्स बता दिए, फ्रेज बता दिया, सेंटेंस बता दिया, क्लॉज भी बता देते, क्या दिक्कत थी? देखो, क्लॉज जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में मिले, वो सिर्फ बड़े सेंटेंसेस में मिलता है। इसलिए क्लॉज की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्लॉज नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे तो फिर लेटर्स भी होते हैं। पूरी भाषा कैसे चलती है? देखो, सबसे पहले लेटर्स यानी अक्षर, अक्षरों से मिलके बनते हैं वर्ड्स यानी शब्द, शब्द से मिलके बनता है फ्रेज, फ्रेज से बनता है क्लॉज, और क्लॉज से बनते हैं बड़े सेंटेंस। समझ गए। लेकिन जो छोटे सेंटेंस है ना, उनमें क्लॉज नहीं होता। सिंपल सेंटेंस जो होता है उनमें क्लॉज नहीं होता, वो सिंपल सेंटेंस ही जाके आगे क्लॉज बनता है। ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हमें 3 चीज़ें समझनी थी, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। तो आप तीनों को आई होप अच्छे से समझ गए होगे। अब इधर फिर से देखो एक बार, जो इधर आप देख रहे हो ना 8 प्रकार के शब्दों की जिनकी चर्चा हमने करी है, तो वही पूरा का पूरा टेक्स्ट जो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको दिखाया था वो अभी लिखा है, बस मैंने कुछ को बोल्ड कर दिया है। तो इनमें से कुछ नाउन हैं, कुछ प्रीपोजिशन है, कुछ वर्ब हैं, कुछ कंजंक्शन है, कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ एडवर्ब हैं। देख लो सबको। जैसे इधर हाई लिखा है ये इंटरजेक्शन है, प्रशांत लिखा है ये नाउन है, प्रिपेयरिंग लिखा है ये वर्ब है, वर्ब का ING रूप है। इसके बाद देयर लिखा है तो ये एडवर्ब है, इन लिखा है ये प्रीपोजिशन है, एंड लिखा है तो ये कंजंक्शन है, वी माने होता हम, ये एक एडजेक्टिव है, सॉरी ये प्रोनाउन है, वी एक प्रोनाउन है। ईच लिखा है ये एक डिटर्मिनर है, कहने का मतलब ये एडजेक्टिव है ना। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही एक प्रकार है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखा है ये एडजेक्टिव है, गिवन लिखा है ये फिर से वर्ब है हमारी, और वर्ब का 3rd फॉर्म है ये। समझ पा रहे हो? ऐसे सारे के सारे शब्द हैं और कुछ ना कुछ उन 8 में से ही है, 8 के बाहर कुछ नहीं होता। और जनरली जो पढ़ाने वाले हैं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, वो ऐसा डायलॉग मारते हैं कि यदि पूरी अंग्रेजी में इन 8 के अलावा कोई दूसरा 9वां मिल जाए शब्द तो अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ देंगे। अब होता ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? इधर आप जैसे जिनको मैंने बोल्ड नहीं किया उनको भी देखो जरा। जैसे ये पेपर लिखा है तो ये पेपर नाउन है, ये विल जो लिखा ना ये मॉडल है, और मॉडल
हेल्पिंग वर्ब का एक प्रकार है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब का एक प्रकार है। तो इस हिसाब से ये विल जो है ना वो वर्ब हो गया, ऑल जो है वो डिटर्मिनर हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया। 8 जो बोला, 8 बोला, तो ये क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर का उसका, हाँ डिटर्मिनर ही कह लो, और एडजेक्टिव का एक प्रकार है तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। 25 ये भी क्वांटिफायर है। सॉल्व ये वर्ब है। टू जो लिखा है ये प्रीपोजिशन है। द लिखा है जो आर्टिकल है, आर्टिकल एडजेक्टिव का एक प्रकार है। बाय लिखा है, बाय एक प्रीपोजिशन है। मतलब कुछ भी उसके बाहर नहीं जाएगा उन 8 के, समझ पा रहे हो आप। ये 8 में ही पूरी अंग्रेजी है, मतलब इधर मैंने जो ये 8 लिखे ना, ये पूरी अंग्रेजी लिखी है। इन्हीं को हमें समझना है, इन्हीं को पढ़ना है, पूरी अंग्रेजी आने लगेगी। तो बात समझ में आई। इस तरीके से ये वर्ड्स वाला चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है, मतलब हेडिंग टॉपिक ख़त्म होता है। और अब चलते हैं पुराने क्वेश्चंस पे। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके क्वेश्चंस निकाल के अपने वीडियोज़ में रख लेंगे अपन लोग, और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ताकि हल तो वैसे ही कर दिए मैंने पहले से, बस रेफरेंस के तौर पे आपको ऐसे बताऊंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है, ठीक है। वो पिछले क्वेश्चन पेपर को देख के हम लोग करेंगे। इधर जैसे आप देख सकते हो, ये शायद शिफ्ट 1 का पेपर था, प्रीपोजिशनल फ्रेज की हमने चर्चा करी थी वहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसे बना, द कार ड्रिवन बाय रवि वेंट, और ब्लैंक में पूछा गया है कि कोई उचित प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको यहाँ पे भरना है। तो आउट ऑफ कंट्रोल उसका उत्तर आया था, यदि आपको याद होगा तो। इसके बाद अगले शिफ्ट के पेपर में चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर से इसमें फ्रेज के बारे में पूछा गया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपसे कि फ्रेज नाम की चीज़ क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है ना। अब क्वेश्चन तो ये बना है, मैं आपको पहले ही हल करवा चुका हूँ। इसमें लिखा है वी वर एबल टू कंप्लीट द टास्क, हम लोग टास्क यानी काम को पूरा करने में सफल हुए विद द हेल्प ऑफ द लोकल्स, विद द हेल्प ऑफ, ये उसका आंसर बना था। स्थानीय लोगों की मदद से हम काम को पूरा करने में सफल हुए या समर्थ हुए, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें आप लोगों ने वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस के बारे में बेसिक जानकारी, मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करी। अब डिटेल से हम लोग शुरू करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करेंगे इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ। जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम वाली वीडियोज़ लोग शेयर नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि कंपटीशन रहता है भाई, उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे कुछ ऐसा। अब यदि आपको सोचना है तो सोच भी सकते हो, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम की एक अप्रोच रहती है। फिर भी जो आपके अपने दोस्तों उन तक तो शेयर कर ही देना कम से कम। और ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा भी मन लगेगा नहीं, किसी दिन बंद कर दूंगा पढ़ाना। यदि आपको ठीक ठाक लग रहा है, आपको कुछ उपयोगी लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ कंटिन्यू करें। और कोई यदि सलाह सुझाव हो कि क्या आपको नया चाहिए, ऐड करना है कुछ भी, तो आप वो मुझे कमेंट में ही बता सकते हो। फिर अपन उसी तरीके से वीडियोज़ को आगे चलाएँगे। वैसे मैंने जो योजना बनाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वही योजना ही पर्याप्त है, आपको नया दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।